जो एक्सप्लेनेशन आपने न्यू हिंदुत्व का दिया है उसमें अगर दो बड़े कैंप्स जो देखते हैं नेशनलिस्ट थ्योरीज़ में, जो भी नेशनलिज्म की थ्योरीज़ बनी हैं, तो उसमें ये मालूम देता है कि इन इटसेल्फ इट इज़ अ प्रिमोडियल ऑफ नेचर और एट द सेम टाइम इट इज़ अ मॉडर्न क्रिएशन। और जैसा कि आपने एक मेटाफोरिकल एग्जांपल यूज़ किया कि एक क्लोक चाहिए था इस आइडियोलॉजी को ओढ़ने के लिए, तो उस क्लोक का जो सब्जेक्ट है वो टेरिटोरियलिटी बनी। तो इस एग्जांपल से मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या न्यू हिंदुत्व इस पॉइंट पे डिफ़ाइन की जा सकती है, ये आइडियोलॉजी जहाँ पे गवर्नमेंट अपैरेटस पूरी तरह से, आप ही के बात को रखते हुए, कि एक पैथोजन जब ऑर्गन को अटैक करता है, तो क्या न्यू हिंदुत्व अब सिर्फ स्टेट का एक मूवमेंट नहीं, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं, या एक आइडियोलॉग का इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक लिविंग लॉजिक है जिससे एक स्टेट के सारे मेटाफिजिक्स को जज किया जाता है? क्योंकि हम लोग यूजुअली इन सारी चीज़ों में, हम भी और भी लोग एक बॉडी ऑर्गेनिज्म या उस तरह की जो एनालॉजीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उसी को इस्तेमाल करूं तो साइकोलॉजी को या साइकियाट्री को या न्यूरोसाइंस को, कॉन्शियसनेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्शियसनेस के आइडिया है कि भाई फिर वो नफ्स में, रूह में, मतलब जो तसव्वुफ़ की भी लेयर्स हैं, या फिर जो दूसरी जो मिस्टिकल ट्रेडिशंस हैं, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैत है, चिंत भेद अभेद है, शैवाइट ट्रेडिशन है, या आपका योग ट्रेडिशन है। इसी तरह बुद्धिज़्म में हीनयान है, महायान है, शून्यवाद है, क्षणिकवाद है। इसी तरह आपको ये ट्रेडिशंस मिलेंगे क्रिश्चियनिटी में, जूडाइज़म में। तो वहाँ पे क्या है कि जो इंसान के जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं और जो उसका जिस्म है और जो उसकी फ़ितरा है, जो प्राइमोर्डियल जिसे कहते हैं कि डायरेक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अलाइंड हो 100%। इनमें हमेशा टसल और टेंशन रहती है। तो इवन टुडे जब हम ये समझ रहे हैं कि हिंदुत्व ने एक काफ़ी हाईएस्ट लेवल ऑफ कैलिब्रेशन उसकी रूह, उसकी नफ्स और उसके बदन और जिस्म से कर लिया है, लेकिन टेंशन्स कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी खुद के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आपकी जो ऑन्टोलॉजी है वो ग्रेडेड है। मसलन कि आपके यहाँ पे ब्राह्मण है, आपके यहाँ वैश्य है, आपके यहाँ शूद्रा है, आपके यहाँ दलित है, या दूसरी चीज़ें हैं। तो दिक्कत ये होती है कि वो जो बॉडी है, उस बॉडी के विदिन भी जो आपने ऑर्गन्स डिसाइड किए हैं, उनकी कंपीटिंग कॉन्शियसनेस है, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस नहीं है। और यूनिफाइड कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुइज़्म की मेटाफिज़िक्स ऐसी है कि वो प्लूरलिज्म को थियोलॉजिकल लेवल पे एंटरटेन करती है। ये उसकी मेटाफिज़िक्स का हिस्सा है कि मल्टीपल गॉड्स हो सकते हैं। उन मल्टीपल गॉड, फिर उसमें भी डिबेट्स हैं इनके यहाँ पे बहुत, जैसे कहते हैं, मैंने क्योंकि पढ़ी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़िलोसॉफिकली इन डेप्थ डिबेट्स हैं कि भाई वननेस और मल्टीप्लिसिटी को कैसे हर ट्रेडिशन ने डील करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ भी हुआ है, वहाँ पे भी। लेकिन अल्टीमेटली जो कुरान को जब आप लेंगे तो उसकी ओवरआर्चिंग थीम तौहीद है। तो उसकी वजह से आपके यहाँ पे जो वननेस और मल्टीप्लिसिटी की जो डिबेट है, उसमें डोमिनेंट पैराडाइम हमेशा वननेस की तरफ जाएगा। हिंदुइज़्म में उल्टा है। हिंदुइज़्म का जो ओवरआर्चिंग पैराडिग्मेटिक फ्रेमवर्क है, वहाँ पे आपका जो मेटाफिज़िक्स है वो प्लूरलिज्म ऑफ ऑन्टोलॉजी के, मतलब जिसमें इवन जो ट्रुथ के क्लेम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, तो वो उसकी तरफ जाएगा। तो जब हम हिंदुत्व को देखते हैं, तो हिंदुत्व जब राम राज्य की इमेजिनेशन और राम जन्मभूमि मूवमेंट, तो वहाँ पे जो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिफिशियल है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी सिस्टम को सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस फॉर्मेट में। वजह है कि जैसे मैंने बताया कि भाई आपके हर ऑन्टोलॉजिकल जो लेवल्स हैं फ्रॉम वजूद या फिर जो आइडेंटिटीज़ के, जिसमें आपकी मुख्तलिफ जो कास्ट हैं, क्लास है या जेंडर है, सबको यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से देखा गया है। लेकिन उनमें भी फिर डिफरेंसेस हैं। भक्ति मूवमेंट कुछ कह रहा है, साउथ के मूवमेंट्स हैं, उसमें फिर एक ट्रेडिशन, मतलब जैसे इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो फिर मल्टीपल वर्जन्स हैं लोगों के क्लेम के, भाई पॉलिटिकल थियरी ऐसी होगी। 20वीं सदी में तो बहुत लंबी डिबेट हुई है, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो विद इन द मेटाफिजिक्स ऑफ प्लूरलिटी, मल्टीप्लिसिटी,
देयर इज़ ए पर्टिकुलर कन्फिगरेशन कि जहाँ पे उसके ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है वननेस ऑफ टेरिटोरियलिटी एंड वननेस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो द अमाउंट ऑफ computational resources required to sustain that are much higher than would be required for a metaphysics of oneness. अब कोई बोलेगा कि भाई फिर इस्लाम में और मुसलमानों में इतने डिविजन्स क्यों हैं? क्योंकि वो टेरिटरीज़ में बढ़ गया. उसका आपको बेहतर एग्जाम्पल मिलेगा यहूदियों से, ज्यूज से, क्योंकि जुडाइज़म में भी मोनोथीज़म की तरफ और वननेस की तरफ है और एक स्मॉल टेरिटरी है. तो वहाँ पे एक्सट्रीम टेंशन्स के बावजूद, इंडिया में आप नहीं हो, इंडिया में आप एक मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि फेजेस में इंडिया गुजरा है, क्योंकि इतनी पॉकेट्स हैं, इतना कल्चरल डिफरेंस है, इतना स्पेशलिटी है, इतना वो है कि इंटरनल टेंशन बहुत है. जुडाइज़म में वो इंटरनल टेंशन और ईरान में दो जगह पे, ये दो अलग केस हैं, इनको आप स्ट्रक्चरली कंपेयर कर सकते हैं. उसके बावजूद एक एथिकली बेटर पोजीशन में हो सकता है और एक एथिकली वर्स ऑफ में हो सकता है. बट कंपैरिजन अगर आप देखें तो टेरिटोरियलिटी एंड उस टेरिटोरियलिटी की रूह क्या होगी, उसके उसूल क्या होंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होगी, तीन जगहों पे स्टेबल है इस वक्त. एक वो है इज़राइल में, एक वो है ईरान में और एक वो है इंडिया में. बाकी जगहों पे टेरिटोरियल सरप्लस है. चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, उसका क्लेम किसी एक टेरिटरी से परफेक्टली अलाइन नहीं होता. कुछ क्रिश्चियन मूवमेंट्स का होता है लेकिन फिर भी टेंशन रहता है, सरप्लस रहता है. चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो कम्युनिज़म हो, चाहे वो लिबरलिज़म हो, चाहे वो कैपिटलिज़म हो, मतलब चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हों, चाहे वो नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हों, वहाँ पे यूनिवर्सलिज्म उनकी पर्टिकुलरिटी को सरप्लस देता है. इन तीनों में भी विद इन द ईरानी ट्रेडिशन सरप्लस है. उम्मा का आइडिया, गज़ा में क्या हो रहा है, दूसरी जगह जितना उनके यहाँ और सरप्लस हो सकता था लेकिन फिर भी सरप्लस है. यहाँ पे वो सरप्लस की भी ज़रूरत नहीं है. They have multiple access points to their idea. वो सारी जगह वो टेरिटोरियलिटी में, इंडिजिनिटी में, कल्चर में उन्होंने उसकी एक अपनी मेटाफिजिक्स बना दी. दोनों इज़राइल की और यहाँ की जो मेटाफिजिक्स हैं, दोनों टोटलिटेरियन प्रोजेक्ट्स हैं. एक मोनोथीस्टिक टोटलिटेरिज्म है जो एक्सक्लूसिविटी से इमर्ज होता है कि भी सिर्फ हम हैं जिन्होंने, खुदा ने हमें तौहीद का पैगाम दिया और हमें वारिस बनाया इस इलाके का, इस खित्ते का, लेकिन है मोनोथीस्ट. Like the chosen one. Like the chosen one, but एक्सक्लूसिविस्ट हैं. वो यूनिवर्सल नहीं है कि आप यहूदी हो सकते हैं और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते, नहीं. ये एक पर्टिकुलर कौम है ऐसी. बनिस्बत इसके, ये देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक लेवल ऑफ मेटाफिजिक्स सेम हो सकता है और एक रेडिकली डिफरेंट हो सकता है. उसके बावजूद कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है जिससे टोटलिटेरियनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरी तरफ हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट का क्लेम प्लूरैलिटी है. इस्लाम में प्लूरैलिटी भी है और वननेस भी है. यहाँ पे भी अलग अलग लेयर्स में क्या होता है, रेंज क्या है. तो यहाँ प्लूरैलिटी जो है वो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म में, जिसमें मनुस्मृति का सुपर स्ट्रक्चर और पावर का एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन एंड कंसेप्चुलाइजेशन, हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप ब्राह्मण हैं, आप नॉलेज प्रोडक्शन करेंगे. आप वैश्य बनिए, आप मर्केंटाइल सोसाइटी हैं. आप वैश्या हैं और आप क्षत्रिय हैं तो आपका लड़ाई झगड़े से या फिर आपका मिलिट्री वो है. आप शूद्र हैं तो आप लेबर काम करेंगे. आप दलित हैं, आप बिल्कुल आउटसाइड द फोल्ड हैं, जो मुसलमानों को भी बना दिया गया है. तो उस कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो बज़ाहिर आपको प्लूरलिज्म लगेगा. इसी से खेल होता है कि क्लेम ऑफ प्लूरलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन वो हायरार्किकल है और उसमें ऑर्डर है और उसमें रिस्ट्रेंट है और उसमें फोर्स है. दोनों आइडियोलॉजीज में ग्रैंड हिस्टोरिकल क्लेम है और दोनों जगह में टेरिटोरियलिटी है, जो टेरिटोरियलिटी एक दूसरे से भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और इसलिए दोनों टेंशन में. ईरान प्लस जो मिडल ईस्ट का एरिया है, अगर मिडल ईस्ट कभी अपने आप को सुन्नी ट्रेडिशन के विजन स्टेबलाइज कर पाता है तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे इधर का भी ओवरलैपिंग क्लेम है और इधर का भी ओवरलैपिंग क्लेम है. तो इसलिए टेंशन भी है. लेकिन जो इज़राइल के टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हालांकि यहूदियों को बिल्कुल पॉलीथीज़म के, आप उनका पूरा वो देख लीजिए. इस्लाम में तो ये बोल दिया गया कि भाई हम पॉलीथीज़म के ख़िलाफ़ हैं आइडियोलॉजिकली, लेकिन लाइक रहा फिद्दीन अल्टीमेटली हम आपको पैगाम दे रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं. अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वी कांट फोर्स इट अपॉन यू.
हमारा फोर्सफुल नेचर बस यहाँ तक होना चाहिए। हिस्टोरिकली बहुत चीज़ें हुई होंगी, मैं इसको डिनाई नहीं करता, हर जगह पे जब पावर कंसोलिडेट होती है तो मुसलमानों ने भी खूब खून खराबा किया। ये गैर जिम्मेदार होगा कि भाई आप बोलेंगे कि भाई हमारे से कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक फ़िलोसॉफिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। इधर जब आप देखेंगे जूडाइज़म में पॉलीथीज़म की अंडरस्टैंडिंग वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। उसके बावजूद नेचुरल एलाई है कौन? हिंदुस्तान अंडर हिंदुत्व, और इज़राइल वो अंडर किसी के भी वो वही फिक्सेशन होगा, क्योंकि छोटी सी टेरिटरी है, कंसोलिडेटेड है, घिरी हुई है सब जगह से, तो उसने बाय चूजिंग दैट वो इट्स चूजन इज बैटल ग्राउंड। इंडिया का कन्फिग्रेशन ज़्यादा वाइड है क्योंकि म्यूचुअल एनिमी है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। कोई भी सरप्लस यूनिवर्सलिस्ट क्लेम कोई और भी होता, सरप्लस यूनिवर्सल क्लेम होता, तो दोनों की जुगलबंदी बहुत सॉलिड है। तो सवाल का जो हम आगे बढ़ते हैं इस पर कि आपको कोई भी एनालॉजी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी होलिज़म चला जाता है। लोग जब बोलते हैं भाई एथनो नेशनल स्टेट है, तो एथनिक अपने आप में एक कैटेगरी है, नेशनलिज्म अपने आप में एक कैटेगरी है, तो एथनिक के भी अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग फ़िलॉसफी लाएंगे। हर एथनिक नेशनलिज्म सेम नहीं होगा। हो सकता है कोई एथनिक नेशनलिज्म एक्चुअली अच्छा हो, चाहे वो डिज़ायर्ड मोड ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन ना भी हो, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि जो एथनिक अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की फ़िलोसफी जो आ रही है। फिर एथनिसिटी में भी मल्टीपल क्लेम्स ऑफ होंगे। यहाँ पे चारवाक भी है, यहाँ पे जिसे कह सकते हैं कि भाई वैशेषिका भी है, यहाँ पे उत्तर मीमांसा भी है, पूर्व मीमांसा भी है, योग स्कूल ऑफ था, 6 दर्शना है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उनके भी अपने अपने जिसे कहते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट है। तो क्या व्हाट डज दैट मीन? तो यहाँ पे जो थियरीज़ हैं वो ऐसे रेजोल्यूशन से बोलती हैं भाई इंडिया फैशिस्ट है। इंडिया से ज़्यादा फैशिस्ट इस वक्त यूएई है। अगर प्योर फैशिज्म में बोला जाए, अगर स्केल बनाया जाए, इंडिया यू वुड फाइंड रिलेटिवली लेस फैशिस्ट। तो कई बार होता क्या है कि जो मेन हमारा जो वो था कि भाई जो थिंकिंग टूल्स जिन कंटेक्स्ट से आते हैं, डीकोलोनियलिटी और इंडिजिनिटी, वो सफिशिएंट नहीं होते हैं डिराइव करने के लिए, क्योंकि अंडरलाइंग जो फिलोसफी होती है जब तक आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लेवल पे नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। अगर बाद में हम चाहें तो इसमें कैसे ये इसको डिफ़ाइन आरएसएस एक्चुअली इसको मेटाफिज़िक्स के लेवल पे करती है आज की डेट में।